अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कि हम कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल या प्रोजेक्ट अप्रेजल के एरिया पे बात कर रहे थे। कल हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लेके डिस्काउंटिंग को ज़रा रीकैप लिया आपकी अर्लियर स्टडीज़ से, और डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज, दिस गिव्स अस नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका डिसीजन रूल फिजिबिलिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए क्या है, इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स कल डिस्कस की थी। डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी डिस्कशन में आर क्या है, एनपीवी क्या है, इस पे भी कल हमारी थोड़ी बात हुई थी। तो कोई क्वेश्चन किसी पॉइंट पे, इफ़ यू थिंक यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन और सपोर्ट, पूछिए। सर कल आपने आर समझाते हुए कहा था कि अगर हम अमाउंट बोरो करें और वो हम इन्वेस्ट करें तो आर होगा जो हम जिससे हम अमाउंट हमसे बोरो किए उसको जो हम पैसे देंगे वो आर होगा। तो सर इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं हुआ क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया। आर जो रेट ऑफ रिटर्न है, हमने आर के बारे में बात की थी कि हम कैपिटल जो इन्वेस्टर से हासिल करते हैं उस कैपिटल की कॉस्ट है आर। कैपिटल हम इन्वेस्टर से लेते हैं, इट मे बी डेट, इट मे बी एक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, एक्विटी भी हो सकता है, इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जो रिटर्न हमसे इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है आर, दैट इज बेसिकली कवरिंग या कंपनसेटिंग फॉर ऑल द थ्री फैक्टर्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। शायद इन्वेस्टर ने हमसे 10% डिमांड किया, उस 10% में 3% इन्फ्लेशन की कंपनसेशन है, 3% अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट की कंपनसेशन है, 4% जो अनसर्टेनिटी या रिस्क की कंपनसेशन है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है इन्वेस्टर, क्योंकि जो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है उसको कंपनसेशन चाहिए ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है उसके बदले में जो वो रिटर्न मांगते हैं हमसे, दैट कवर्स ऑल थ्री फैक्टर्स, ठीक है, एंड दे विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन 3% से बढ़ के 5% चली जाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद 10% से बढ़ के 12 पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो आर होता है, ये इन्वेस्टर्स का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर है उसको कवर कर रहा होता है। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे होते हैं इस आर में। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का रिवर्स है, ठीक है। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का रिवर्स है। डिस्काउंटिंग हमेशा आप इस फार्मूला की मदद से ही करते हैं। जी, हमेशा से। तेरा ख्वाब पूरा हो गया हमेशा वाला। जी, हर चीज़ हमेशा एक जैसे तरीके से नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है। डिस्काउंटिंग हमेशा डिस्काउंटिंग के फार्मूले से ही होगी। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। पैसे उसके अपने होंगे तो फिर तो सर वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम इतना इन्वेस्ट करें और रिटर्न हमें कितना आ रहा है। आपके साथी का सवाल है कि अगर हम पैसा अपना लगा रहे हैं, पैसा हम इन्वेस्टर से नहीं ले रहे। अच्छा, यहाँ पे फिर वक्त मैं आपको ले जाऊँगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। याद है आपको कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी, और पैसा बिजनेस का नहीं होता, पैसा शेयर होल्डर का होता है। बेशक आप सोल प्रोप्राइटर हैं, but from a business point of view you are a separate entity. Business is a separate entity. आप sole proprietor हैं but you are still two parties. पैसा इन्वेस्टर ही देता है and investor has its own required rate of return from the business. ठीक है, पैसा आप अपना लगाओ, पैसा आप किसी और से लेकर लगाओ, वो डेट की सूरत में लेकर लगाओ, वो इक्विटी की सूरत में लगाओ, पैसा जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, शेयर होल्डर इन्वेस्टर विल हैव इट्स ओन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और हम
प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में उसी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को एज डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एलैबोरेट थोड़ा और कर दूँ। कल जो बात इसको हम लेके आगे चल रहे थे, तो हमने कल प्रोजेक्ट ए को ज़रा सा जो डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट ए की हम बात करें तो हमने कहा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 90 मिलियन है और पीवी ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज 104.74 मिलियन है और एनपीवी हमने डिटर्मिन की थी 14.74 मिलियन। हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हमने कैलकुलेट की थी 10% पे। अगर मैं इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करूं कि मैं इन्वेस्टर से 90 मिलियन लेके एक प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इन्वेस्टर को उसका 10% रिटर्न देने के बाद, प्रोजेक्ट की कमाई में से इन्वेस्टर को उसका 10% रिटर्न देने के बाद भी मेरे पास कुछ बच रहा है। ऐसे ही है, इन्वेस्टर से पैसे लिए, प्रोजेक्ट की कमाई में से उसको 10% दिया, उसका असल ज़र भी दे दिया, फिर भी मेरे पास 14.74 बच गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट की कमाई, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज़्यादा है। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 10% से ज़्यादा है। इन्वेस्टर 10% मांगता है, प्रोजेक्ट 10% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली फीजिबल। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, अभी आपके साथी के डिस्कशन के एक क्वेश्चन के नतीजे में ये बात सामने आ चुकी है कि इन्वेस्टर कोई एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेंडर, और इन्वेस्टर कंपनी का अपना शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर कंपनी का शेयर होल्डर हो या एक्सटर्नल टू द कंपनी कोई लेंडर हो, ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। और पॉजिटिव एनपीवी का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो, या इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इस केस में पॉजिटिव एनपीवी आई है, तो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इसी को मजीद आगे ले जाएं। अगर यहां पे मैं कहूं आपके एक साथी का अगर एक सवाल था एनपीवी 0 आ जाए तो क्या होगा? व्हाट शुड बी आवर डिसीजन? हमने कहा था ना, पॉजिटिव एनपीवी हो तो एक्सेप्ट, नेगेटिव एनपीवी हो तो रिजेक्ट। पॉजिटिव तो 0 एनपीवी हो तो क्या करें? 0 एनपीवी का फॉर एग्जांपल, अब इस केस को समझने के लिए ये देखो कि अगर मैं शेयर होल्डर हूं, मैं ही कंपनी का सोल प्रोप्राइटर शेयर होल्डर हूं, ठीक है जी, कंपनी का मालिक मैं हूं, सिंगल मेंबर कंपनी है, मेरा किसी कारोबार से रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, मेरा किसी कारोबार से रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, और मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, मैंने उसको 10% पे डिस्काउंट किया। लेट्स अज्यूम एनपीवी 0 आई। इसका क्या मतलब है? प्रोजेक्ट मेरे रिक्वायर्ड रिटर्न को मीट कर रहा है। ऐसा ही है ना? अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रिटर्न मेरे रिक्वायर्ड रिटर्न से एक्सीड कर रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आती है, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मेरे रेट ऑफ रिटर्न से कम है। एनपीवी 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मेरे रेट ऑफ रिटर्न को मीट कर रहा है, एक्सीड ही नहीं कर रहा बट मीट तो कर रहा है ना। तो असूलन 0 एनपीवी पे भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। आपने तो हमें बताया कि हम इसलिए करते हैं कि हम खुद मुनाफा कमाना चाहते हैं।
बेटा मैंने डिफरेंट चीज़ों को समझाने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात कर रहा था, ठीक है। मैंने जब आर का मतलब आपको समझाना था तो मैंने कहा अज्यूम करो कोई एक्सटर्नल फाइनेंस प्रोवाइडर है, लेकिन फिर अभी आपके साथी के सवाल के नतीजे में हमारी डिस्कशन में ये भी आ गई कि फाइनेंस प्रोवाइडर ज़रूरी नहीं एक्सटर्नल हो, फाइनेंस प्रोवाइडर तो शेयर होल्डर अपनी कंपनी का भी हो सकता है, और वो शेयर होल्डर अगर सोल प्रोप्राइटर या सिंगल मेंबर कंपनी तो अकेला से शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो पैसा अगर शेयर होल्डर दे रहा है तो उसका भी तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना। तो से मैं अकेला अगर शेयर होल्डर हूं, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी मैं उस कारोबार में पैसा लगाऊंगा जो 10% रिटर्न दे। तो भाई ये कारोबार मेरे सामने आया, मैंने इसके कैश फ्लोज देखे, मैंने 10% रिक्वायर्ड रिटर्न से इसको डिस्काउंट कर दिया, मेरी एनपीवी 0 आ गई। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोजेक्ट 10% रिटर्न को मीट कर रहा है, तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न या मेरा टारगेट रिटर्न भी 10% ही है। ये प्रोजेक्ट 10% रिटर्न को मीट कर रहा है, तो आई शुड बी accepting this project, I should be investing in this project, ठीक है। तो 0 NPV, पॉजिटिव NPV का मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड रिटर्न से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। नेगेटिव NPV का मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न दे रहा है। और 0 NPV का मतलब होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रिटर्न के बराबर रिटर्न दे रहा है। तो हम 0 NPV के केस में भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये टारगेट को मीट कर रहा है जी। तो आर और एनपीवी, बेटा इन्वेस्टर एक्सटर्नल हो और एनपीवी 0 आ जाए, इवन देन डिसीजन रूल डज नॉट चेंज। इन्वेस्टर इंटरनल हो, इन्वेस्टर एक्सटर्नल हो, डिसीजन रूल डज नॉट चेंज। डिसीजन रूल यही रहेगा कि भाई आपने कंपेयर करना है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आपके जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे कंपैरिजन में कैसा है। पॉजिटिव एनपीवी क्लियरली टेलिंग यू कि आपके प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है। नेगेटिव एनपीवी टेलिंग यू कि आपके प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है। और बिजनेसेस में अगर हम देखें तो 2 ही एंटिटीज़ हैं, एक आपका बिजनेस और दूसरा इन्वेस्टर, 2 एंटिटीज़ हैं। अब इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, मैं जो एग्जांपल दी, मैं सोल प्रोप्राइटर शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं हो सकता है डायरेक्टर हूँ, मेरे पास 50% शेयर्स हैं, 50% शेयर्स होल्डर पब्लिक के पास है, तो शायद आपकी नज़र में तो एक्सटर्नल है, लेकिन है तो वो शेयर होल्डर ना, मैं भी शेयर होल्डर हूँ, वो भी शेयर होल्डर है, तो मेरा भी 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है, उनका भी 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है, तो प्रोजेक्ट तो 10% रिक्वायर्ड रिटर्न दे रहा है ना, प्रोजेक्ट तो 10% रिटर्न दे रहा है। मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न और जो बाहर शेयर होल्डर बैठा है उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न में फ़र्क नहीं होता। आगे इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे ना, तो आप इस पॉइंट को मजीद समझोगे, इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कैलकुलेशन हमारे स्कोप में है, वहाँ पे हम इससे बात करेंगे। तो थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रह जाएगी आपके कॉन्सेप्ट में तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में क्लियर हो जाएगी आपके। तो फिलहाल हम अगर समराइज़ करें एनपीवी के एंगल से, पॉजिटिव एनपीवी जनरल रूल यही रहेगा, 0 एनपीवी वाला सवाल हमें कभी आएगा नहीं बाय द वे। ये तो वैसे आपके साथी ने सवाल किया था, मैं इसको डिस्कशन में ले गया, बट गाइडलाइन यही है कि आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट को एनपीवी मेथड से अप्रेज करना है, जैसे हमने कल प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कैलकुलेट की थी, आप उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज फोरकास्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द टाइमिंग अज्यूम करो गिवन होगी। अगला चैप्टर पढ़ लेंगे ना, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एज ऑफ टुडे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी और हमसे कहा जाएगा एनपीवी के मेथड से बताइए प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं। तो हम ये डिसीजन लेने के लिए हम प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करेंगे और पीवी ऑफ इनफ्लोज में से पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी और नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है, डिसीजन दे देना है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट का डिसीजन हमें देना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने 20-22 साल टीचिंग हिस्ट्री में और स्टूडेंट का पीरियड भी डाल लूँ तो पिछले 30 सालों में मैंने कभी कोई ऐसा एनपीवी का सवाल नहीं देखा कि जब मैं प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करूँ तो एनपीवी 0 आ जाए। ठीक है, जहाँ पे मैं परेशान हो जाऊँ कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है,
तो हमारा सवाल जो एनपीवी मेथड से हमें करने का आएगा उसमें या एनपीवी पॉजिटिव आ रही होगी या एनपीवी नेगेटिव आ रही होगी। पॉजिटिव आ रही है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेगेटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको। पॉजिटिव एनपीवी बताती है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है। पॉजिटिव एनपीवी बताती है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के नतीजे में इन्वेस्टर की वेल्थ में इजाफा आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव एनपीवी बताती है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है। नेगेटिव एनपीवी बताती है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के नतीजे में इन्वेस्टर की वेल्थ में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और रजिस्टर करवा दूँ, आगे चल के शायद ये कहीं ना कहीं और बात आएगी। दैट इज़ हम ये जो सब्जेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में ये जो टॉपिक पढ़े हैं ना फाइनेंशियल एनालिसिस में, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव एक हमें गिवन होता है एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ी थी, उसमें भी डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी कैप 3 में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैप 3 की डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिव होता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वहां पे ऑब्जेक्टिव होता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग थी। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में आपका ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ में चेंज मेजर होता है एनपीवी से। एनपीवी की जो फिगर है ये किसी प्रोजेक्ट के नतीजे में वेल्थ में चेंज बताती है, शेयर होल्डर की वेल्थ में चेंज बताती है। तो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा। नेगेटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कमी। तो मैंने पॉजिटिव एनपीवी की दो इंटरप्रिटेशन आपको दे दी। एक इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव एनपीवी की क्या है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और दूसरी इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव एनपीवी की क्या है कि प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा आएगा। इसी तरह नेगेटिव एनपीवी की दो इंटरप्रिटेशन होगी। एक, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, और दूसरी इंटरप्रिटेशन कि भाई ये प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कमी आ जाएगी। सो पॉजिटिव एनपीवी की दो इंटरप्रिटेशन, नेगेटिव एनपीवी की दो इंटरप्रिटेशन। पॉजिटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव एनपीवी पे हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं। और जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव है वो बेहतर होता है। कंपैरिजन में रूल पढ़ा था ना, वो रूल बेसिकली इस असूल, इस ऑब्जेक्टिव के तहत है। प्रोजेक्ट वो करो विच एड्स मोर टू द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ए शेयर होल्डर्स वेल्थ में 14.74 ऐड कर रहा था, बी शेयर होल्डर्स वेल्थ में 6.67 ऐड कर रहा था। तो हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया विच वॉज एडिंग मोर टू शेयर होल्डर्स वेल्थ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है हर वो फैसला करना है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा इजाफा आए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो कंपैरिजन का जो रूल हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग में, एनपीवी में, वो कंपैरिजन का रूल इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जस्टिफाइड है जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। कोई सवाल? अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और देखते हैं जरा। कल हमने जो एनपीवी की कैलकुलेशन की, इसको एक और अंदाज से देखना है जी। एनपीवी कैलकुलेशन को एक और अंदाज से देखना। इलस्ट्रेशन 11, a company is considering whether to undertake an investment. The cost of capital is 15%. The initial cost of the investment would be 100,000 and the expected annual cash flows from the project would be revenue, cost, net. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 लाख आज इन्वेस्ट करो तो 3 सालों में ये नेट कैश फ्लोज हैं जो आप कमाएंगे।
required. Use compounding arithmetic to calculate whether the investment should be worth at the end of 3 years. Using discounting, calculate NPV of the project and reconcile the future value of the investment calculated by compounding with NPV. उसने कहा जी पहले एक ये वैल्यू निकालो, फिर ये वैल्यू निकालो, फिर इन दो वैल्यू का ताल्लुक बताओ क्या है, ये रिकंसाइल कैसे होती है। तो पहले मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करता हूं जिससे हम फेमिलियर हैं, एनपीवी कैलकुलेशन, ठीक है। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ए करेंगे और हम फिर सी करेंगे। अच्छा जी, हमने जो फॉर्मेट सीखा था उसी फॉर्मेट के मुताबिक इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमारी इन्वेस्टमेंट है 100,000 की, नेगेटिव में शो करेंगे, ये हमारे कैश फ्लोज हैं रुपीस में। फिर हमारे पास ईयर वाइज 1, 2, 3 3 साल प्रोजेक्ट की लाइफ और 3 साल के नेट कैश फ्लोज गिवन है जी 20,000, 40,000 एंड 84,000। ये शायद कल भी हमारी बात किसी बच्चे ने की थी, ये रेवेन्यू और कॉस्ट रिलेटेड। तो इस तरह नेट कैश फ्लोज फोरकास्ट किए जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे उनको बनाने का खर्चा कितना होगा और बेच के रेवेन्यू कितना आएगा। व्हाट इज द नेट कमाई, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारी सालाना क्या है वो आ गई, एंड दैट्स इट। कोई रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र नहीं है। तो ये हमारे कैश फ्लोज हो गए। इसके बाद हम जाते हैं डिस्काउंट फैक्टर पे, 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसके बाद हम लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फिर हम लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 15% के फैक्टर्स चाहिए। जाइए किताब के एंड पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल खोलिए, 2 टेबल्स हैं। जो पहला टेबल है उसको आप यूज करेंगे। तो 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमने डिस्कस की ऑलरेडी, प्रेजेंट में होती है, इसका फैक्टर तो हम 1 ले लेते हैं। तो 15% 1 ईयर, 15% N1 870, 15% 2 year 75, 6 3 year 658। लीजिए जी प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए चलते हैं। तो ये तो 100,000 नेगेटिव आ गया जी। ये कितना आया 174,000। ये जी 302,40। नेक्स्ट 55,272 और एनपीवी 102,912। 102,912 एनपीवी तो नहीं है भाई, 2912 नेट प्रेजेंट वैल्यू जी। नेट प्रेजेंट वैल्यू 2912। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, विच इज पीवी ऑफ बेनिफिट्स या पीवी ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपली हमने इस कॉलम का सम ले लिया तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। अच्छा जी, अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। यूजिंग कंपाउंडिंग अरिथमेटिक टू कैलकुलेट व्हाट द इन्वेस्टमेंट शुड बी वर्थ एट द एंड ऑफ 3 ईयर। इस इलस्ट्रेशन से आपको एनपीवी का मतलब मजीद थोड़ा क्लियर होगा। कंपाउंडिंग अरिथमेटिक से बताइए कि 3 साल बाद प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी। 3 साल बाद प्रोजेक्ट की वैल्यू से मरा 3 साल बाद प्रोजेक्ट में कितने पैसे बचेंगे। हम देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे काम करेगी कंपाउंडिंग अरिथमेटिक के साथ। आप जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है कितने की जी 100,000 की। 100,000 की इन्वेस्टमेंट आपने की तो इन्वेस्टर को सालाना कितनी रिटर्न चाहिए 15%। इन्वेस्टर ने आपको 1 लाख दिया,
इन्वेस्टर को सालाना उस पर 15% रिटर्न चाहिए, तो हम कहेंगे जी रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ 15%। 1 लाख पे 15%, इसका मतलब इन्वेस्टर को आपको 15,000 की रिटर्न देनी है। एग्रीड? इसका मतलब 1 साल बाद इन्वेस्टर आपसे 1,15,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहा होगा। 1 साल बाद आप कमाएंगे कितने? 1 साल बाद आप कितना कमाएंगे? 20,000। तो जनाब रिटर्न रिक्वायर्ड और रिटर्न अर्न्ड, हमने 1 साल बाद 20,000 कमाया, ये 20,000 आप इन्वेस्टर को वापस कर दो। अब इन्वेस्टर का बाकी पैसा कितना बच गया? 95,000। कम इन्वेस्टर का बाकी पैसा जो कारोबार में बचा वो 95,000 है। अब दूसरे साल में इन्वेस्टर इस पे 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, तो रिक्वायर्ड रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड ईयर अगेन एट द रेट ऑफ 15%, कितने बनती है जी? जी 1425 इन्वेस्टर का टोटल पैसा कितना हो गया? 109,250। कितना कमाया आपने? 40,000। रिटर्न अर्न्ड सेकेंड ईयर में आपने कमाया 40,000। अब इन्वेस्टर का बाकी पैसा कितना रह गया? जिसको वापस कर दिया तो 69,250। हम कंपाउंडिंग रिथमेटिक्स से चल रहे हैं कि इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसको 15% के हिसाब से रिटर्न कमा के देनी है। साल बाद उसके हमारे पास 1,15,000 उसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। हम 20,000 वापस करेंगे, 95,000 दूसरे साल के लिए कैरी किया। 95,000 पे दूसरे साल में 15% के हिसाब से 14,250 की रिटर्न उसको देनी है। दूसरे साल के एंड पे उसका पैसा 109,250 हमारे पास होता है। दूसरे साल में हम 40,000 कमा के उसको देते हैं, तो दूसरे साल के एंड पे पैसा बचा 69,250 का हमारे पास। इसको यहां पे कंटिन्यू करें तो रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर थर्ड ईयर अगेन एट द रेट ऑफ 15%। अब इस पे 15% कितनी बनती है? 1038,788 कर लें, इसको राउंड ऑफ कर लें और टोटल कीजिए, कितना पैसा हो जाता है? 69 प्लस दिस 79,638। ये तीसरे साल की रिटर्न के बाद इन्वेस्टर को हमें इतना पैसा देना है। और रिटर्न अर्न्ड, तीसरे साल हमने कमाया कितना है? 84,000। इसका मतलब फंड्स लेफ्ट इन बिजनेस। बिजनेस में कितना पैसा बचा? 4,362। इसको कहा जाता है, उसने जो मांगा है, वैल्यू ऑफ बिजनेस, वर्थ ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 ईयर। दिस इज कॉल्ड वर्थ ऑफ बिजनेस आफ्टर 3 ईयर्स। वर्थ से मुराद बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस के एसेट, बिजनेस के पास पल्ले क्या है। तो 3 साल बाद बिजनेस के पल्ले क्या है? 4,362। ठीक है जी। तो ये है कंपाउंडिंग अरिथमेटिक्स से बिजनेस की कहानी। एनपीवी की कैलकुलेशन हमने सीखी भी है, उसको हमने देख लिया, उसको साइड पे रखो। कंपाउंडिंग अरिथमेटिक्स से बिजनेस की कहानी समझने में कोई दिक्कत, कोई चैलेंज, कोई क्वेश्चन? जी बेटा। बेटा 15% सालाना ऑन द इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसी को लेकर चला हूं। इन्वेस्टर से 1 लाख लिया है और पहले साल की रिटर्न 15% बनी। उसके पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए 1,15,000। लेकिन पहले साल के बाद मैंने कारोबार से 20,000 कमाया, मैंने उसको वापस कर दिया। तो बेटा 1 लाख इकट्ठा तो नहीं ना करना। कारोबार तो कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल कारोबार चलेगा तो 3 साल में उसको इन्वेस्टमेंट विद रिटर्न वापस करनी है ना। तो वही काम मैं कर रहा हूं कि पहले साल उसको मैंने साल बाद 20,000 वापस कर दिया, बाकी बच गया 15% रिटर्न के हिसाब से चलते हुए, बाकी बच गया 95,000 मेरे पास।
अब दूसरे साल 95,000 पे 15% रिटर्न उसकी इतनी बनेगी। 109 250 टोटल हो गया इन्वेस्टर का पैसा मेरे पास विद रिटर्न। दूसरे साल मैंने 40,000 कारोबार से कमा लिया, मैंने वो इन्वेस्टर को दे दिया। ठीक है जी। अब मेरे पास इन्वेस्टर का पैसा बच गया दूसरे साल के एंड पे 69,250। अब तीसरे साल मैंने इन्वेस्टर को इस पे 15% देना है, तो इस पे 15% बना इतना। तीसरे साल के एंड पे मेरे पास इन्वेस्टर को देने के लिए जो पैसा बचा है प्रिंसिपल प्लस 15% सालाना के हिसाब से, कंपाउंडिंग रिथमेटिक्स के हिसाब से इन्वेस्टर को देने के लिए तीसरे साल के एंड पे मेरे पास इतना पैसा है। इतना पैसा मैंने इन्वेस्टर को देना है और तीसरे साल में मैंने कमाया इतना है। तो इसका मतलब अगर मैं इन्वेस्टर के पैसे विद रिटर्न वापस कर देता हूं, लाख सारा चला गया, सारा प्रॉफिट भी चला गया, बिजनेस में इतने पैसे बच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्थ ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। 3 साल बाद बिजनेस के पले बचेगा क्या? इन्वेस्टर की रिटर्न, इन्वेस्टर का असल पैसा देने के बाद। इन्वेस्टर का सारा पैसा वापस कर दिया, उसकी जो कमाई थी 15% सालाना के साथ वो भी वापस कर दी, तो 3 साल बाद बिजनेस में बचता है 4362। जी बेटा, कहां पे बेटा? इसमें फिर वो कंफ्यूजन आ जाती है, मैं और आप, हमारा या इन्वेस्टर फर्क नहीं। कारोबार जो है हम ओवर द लाइफ इसको असेस करते हैं। ठीक है, हम ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ये भी थोड़ा फर्क रखिएगा, आप इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट से कंफ्यूज करके कि हमने 20,000 कमाया है तो फाइनेंस की कॉस्ट 15,000 है, 5,000 नेट प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशंस नहीं है, ये कैश फ्लोज की बेसिस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो बिजनेस में बच रहा है पैसा वो बिजनेस के अंदर ही रखते जा रहे हैं। हमने इन्वेस्टर को 20 दे दिया तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे ये बच भी तो गया ना। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर को 15 देंगे तो उसको ज्यादा पैसे पे ज्यादा रिटर्न फ्यूचर में कमा के देनी पड़ेगी ना। तो हमने इन्वेस्टर को समझो रिटायर करने की प्लानिंग की, जो आ रहे हो पहले इन्वेस्टर को देते जाओ। ये आप कह सकते हैं ये बिजनेस में बच गया है। अल्टीमेटली अगर ये पैसा शेयर होल्डर का है तो ये भी शेयर होल्डर का ही है, ये किसी और का तो नहीं है। अगर ये 100,000 आपने इक्विटी इन्वेस्टर से उठाया है तो बिजनेस में जो बचता है वो भी इक्विटी इन्वेस्टर का ही होता है ना, तो ये भी इक्विटी इन्वेस्टर का ही है। ठीक है, अब तवज्जो से देखिएगा, ये और ये आखिरी पार्ट उसने क्या है, इन दोनों को रिकंसाइल करो। अब यहां से आपका एनपीवी का मतलब मजीद क्लियर होने वाला है। आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर से 1 लाख लेके प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के एंड पे अगर वो, चलो एक्सटर्नल वाली बात समझो कि आपने बैंक से लोन लिया था, अगर बैंक से लोन लेके 1 लाख आपने प्रोजेक्ट किया था तो प्रोजेक्ट के एंड पे शेयर होल्डर के लिए पैसा बचा। ठीक है, ये रिटर्न, ये प्रिंसिपल विद रिटर्न आप बैंक को देते जा रही हो। ये आपका प्रिंसिपल था, ये इसमें रिटर्न आई, ये बैंक को दिया, मजीद रिटर्न आई, फिर बैंक को दिया, ये सारा पैसा आपने बाहर दे दिया इन्वेस्टर को। अब ये पैसा शेयर होल्डर के लिए बच गया। ये भी तो वही चीज है ना। एनपीवी क्या था, वो भी तो हमने यही कहा था भाई इन्वेस्टर को उसका पैसा उसकी रिटर्न देने के लिए बाद जो इन्वेस्टर के लिए बचा। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये, दिस इज द डिफरेंस। सिर्फ यही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, तो हमसे उसने कहा रिकंसाइल करो। रिकंसाइल करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल के लिए डिस्काउंट कर लो 0.658 से, तो क्या बनती है इसकी प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है जी यहां से? 2870, 29122870। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है ये डिस्काउंट फैक्टर भी 3 डेसिमल पे राउंड ऑफ हुए हैं। टेबल में जो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज करते हैं उसमें जो डिस्काउंट फैक्टर हमें दिए जाते हैं वो 3 डेसिमल पे राउंड ऑफ करके दिए जाते हैं। अगर ये कैलकुलेशन आप राउंडिंग ऑफ के बगैर एक्सेल पे परफॉर्म करोगे तो एग्जैक्टली पेनी बाय पेनी ये अमाउंट्स मैच होती हैं। ये दोनों कैलकुलेशन पेनी बाय पेनी मैच होती हैं। ये जो फर्क आ रहा है इन दोनों अमाउंट्स में ये राउंडिंग ऑफ की वजह से है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी राउंडिंग ऑफ हुई भी है और यहां पे भी तीनों जगह राउंडिंग ऑफ हुई भी है। तो इतनी राउंडिंग ऑफ की वजह से 12 और 30 42 रुपीस का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। अदरवाइज अब यहां से देखिए, हम एनपीवी का मतलब मजीद समझें
तो ये चेंज इन वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर है इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म, और ये वर्थ ऑफ द बिजनेस आफ्टर 3 है, ये चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ है आफ्टर 3, ये फ्यूचर वैल्यू टर्म है। ये फ्यूचर वैल्यू टर्म में कंपाउंडिंग अरिथमेटिक से फ्यूचर वैल्यू आती है, और डिस्काउंटिंग अरिथमेटिक से जो हमें चेंज नजर आता है वो प्रेजेंट वैल्यू है। बाय द वे ये कैलकुलेशन हमें एग्जाम में कभी कोई टेस्ट हुई नहीं है, लेकिन फिर मैं जैसे कहता हूं कि किताब में आ गई तो कोई ना कोई एमसीक्यू एक आध नंबर का आ सकता है। नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन बनता है कंप्रीहेंसिव 12, 14, 15 नंबर का, वो डिस्काउंटिंग के ऊपर बनता है। वो डिस्काउंटिंग में एनपीवी का टूल हो, वो डिस्काउंटिंग में आईआरआर का टूल हो, उस पर बनेगा। ये जो कंपाउंडिंग वाला मैथमेटिक्स है किताब में दिया जरूर गया है आईकेएप की किताब में, लेकिन इस पे हमको क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, 1-2 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। तो इसलिए वी जस्ट नीड टू रिवाइज दिस एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में जो चीज़ हमें सिखाई गई है वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस हाईलाइट हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा जी। आपके साथी का कहना है कि एक्चुअली बिजनेस अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करे, क्योंकि ये तो सारा हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी सारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम ये कारोबार करेंगे तो हमारा अंदाज़ा है 20, 40, 84 कमाएंगे। एक्चुअल अर्निंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक अहम बात है जो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अगर एनपीवी पॉजिटिव दे रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लें, नेगेटिव दे रहा है तो रिजेक्ट कर लें। एक दफ़ा हमने फैसला कर लिया तो फिर हमारा सब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया। हमारी जिम्मेदारी एज फाइनेंस मैनेजर, एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट ख़त्म होगी। उसके बाद फिर कहानी शुरू हो जाएगी अकाउंटेंट की, कि भी मशीनरी खरीदो डेबिट क्रेडिट, मटेरियल खरीदो डेबिट क्रेडिट, सेल करो डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट कितना आया डेबिट क्रेडिट। वो हमारा काम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट दैट विल बी डेल्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं कि भाई फैसला करते हुए एक्सपेक्टेड डाटा को यूज़ करना है, एक्सपेक्टेड डाटा को यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है, और हम उसमें जो टर्म्स जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने एक्सेप्ट का वर्ड लिख दिया, हमारे सब्जेक्ट का स्कोप, हमारे डिपार्टमेंट का काम खत्म। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स जस्ट दोज कैन बी डिफरेंट। जी कोई और सवाल? और ये आप कह सकते हैं एक तरह का हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की एक लिमिटेशन है कि हमारे सारे जो डिसीजंस अबाउट फ्यूचर होते हैं वो एस्टिमेटेड डाटा पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में फैसला कर रहे हो ना, तो फ्यूचर का डाटा एक्चुअल थोड़ी हो सकता है हमारे पास, एक्चुअल तो पास का होता है। तो वो सारा एस्टिमेटेड डाटा पे बेस होता है, और एस्टिमेटेड डाटा एस्टिमेटेड ही होता है। एक्चुअल रिजल्ट विल हार्डली मैच विद द एस्टिमेटेड रिजल्ट। कोई बहुत ही कोई कॉन्सिडेंस हो, कभी 100 में से कोई या 1000 में से एक दफ़ा जहाँ पे मैच कर जाएगा एक्चुअल रिजल्ट्स आपके एस्टिमेट से, अदरवाइज कभी कम दूर कभी ज़्यादा दूर, यही रहता है, कहानी ऐसी ही रहती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? 3 साल बाद एक ही दफ़ा हम उसको प्रिंसिपल भी वापस करें और इंटरेस्ट भी वापस करें तो ये जो पॉइंट आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, दिस रिक्वायर्स अनदर डायमेंशन ऑफ कैलकुलेशन। 2 डायमेंशन हमने डिस्कस की ना, दिस रिक्वायर्स 3rd डायमेंशन ऑफ डिस्कशन, और ये यकीनन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही परव्यू में आती है, लेकिन कैफ 6 के परव्यू में नहीं आती। ये बात भी होनी है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बट सीफैप 4 में होनी है कि भाई हम अगर इन्वेस्टर को पैसा सालाना ऐसे वापस ना करें, हम इन्वेस्टर को 3 साल बाद इकट्ठा देना चाहें तो क्या कहानी बनती है। तो ये कहानी भी हमारे स्कोप में आएगी, बट बीएफडी में आएगी, क्योंकि ये कहानी जो हम शुरू करेंगे जब, तो ये कहानी हमें लीड करेगी एक और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल की तरफ, जो कि अभी हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमारे स्कोप में है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो कहानी आपके साथी ने पॉइंट आउट कर दी
ये कहानी हमें लेकर चलती है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, ठीक है, याद नहीं रखना, आगे चल के पढ़ेंगे, वहां पे ये कहानी भी सुनेंगे दोबारा और यही कहानी सुनेंगे और इसके बाद हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी सीखेंगे, बट इंशाअल्लाह C4 में। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे ये दो ही कहानियां हैं कि भाई डिस्काउंटिंग से एनपीवी ऐसे आती है और कंपाउंडिंग से फ्यूचर वैल्यू वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट इन 3 इयर्स आती है। और इनका ताल्लुक क्या है, ये 3 इयर्स बाद की वर्थ की प्रेजेंट वैल्यू लो वो इससे मैच होती है। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। जी एनी क्वेश्चन? बाय द वे मुझे लगता है कि मैंने जो इसका सोल्यूशन किताब में दिया मैंने उसमें एग्जैक्ट मैच शायद करवाया हुआ है। देखो जरा इसका सोल्यूशन, देखो जरा एग्जैक्ट मैच है वहां पे। तो वो मैंने एक्सेल पे बनाया था सोल्यूशन, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए। यहाँ पे मैंने एक्सेल में नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कर दिया। वो मैंने सोल्यूशन शायद एक्सेल में बनाया था इसका इलस्ट्रेशन 11 का, उधर मैंने एग्जैक्ट मैच होता आपको नजर आ रहा है, ये वैल्यूज एग्जैक्ट मैच होती नजर आ रही हैं। जी बेटा, फार्मूला सोल्यूशन मैच हो जाता है। वही बात वही आ गई ना कि यहाँ फार्मूला से जब लगाते हो तो फिर राउंडिंग ऑफ नहीं ना हुआ। मैंने आपको यही बताया कि हमने यहाँ पे टेबल्स उठाई हैं, राउंड ऑफ हुई हुई हैं। एग्जाम में ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर हमारे आंसर्स में कोई डिफरेंस आ रहा है तो दिस इज नॉट एन एरर, ये गलती नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना। मतलब जो सोल्यूशन आपको किताब में दिया गया है वो बिल्कुल मैच है, वो भी ठीक है। जो सोल्यूशन मैंने बोर्ड पे कर दिया और इसके नीचे मैं सिर्फ ये जुमला लिख दूं, द डिफरेंस इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, खत्म होगी। ये भी फुल बटा फुल मार्क्स वाला जवाब है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर वैल्यूज थोड़ी सी बदलती हैं तो हमारे आंसर की क्वालिटी पे असर नहीं आता। जी कोई सवाल जी? और जी बेटा, 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इन्वेस्टर का। अगर इन्वेस्टर कहे कि मुझे फिक्स रिटर्न नहीं चाहिए तो क्या होगा? फिजिबिलिटी करने के लिए, तो जैसे सुन लीजिएगा, फिजिबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फिगर चाहिए। बाय द वे, आप डेट इन्वेस्टर के पास जाते हो तो डेट इन्वेस्टर तो 10% रिटर्न आपसे मांगता है और वो 10% आपसे लेगा अगर आप लोन लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट में तो फिक्स रिटर्न देना होता है, इतना तो नॉलेज है ना हमारा। इक्विटी इन्वेस्टर आपसे फिक्स रिटर्न कभी नहीं मांग सकता, क्योंकि इक्विटी की तो डेफिनेशन ही है कि कारोबार में पैसा लगाओ, कारोबार में से जो कमाई होगी लाइबिलिटीज पे करने के बाद, डेट का इंटरेस्ट पे करने के बाद जितना बचा वो 10 है, 12, 18% सारा आपका। यही होते हैं ना इक्विटी इन्वेस्टर। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर आपसे फिक्स रिटर्न मांगता नहीं है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि कारोबार में कितनी रिटर्न देने की अहलियत है। तो फिजिबिलिटी में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करना है। बेशक ये सारे का सारा पैसा इक्विटी इन्वेस्टर से आ रहा है, बेशक इक्विटी इन्वेस्टर को हमने कोई फिक्स रिटर्न नहीं देनी, लेकिन हमें यह देखने की तो जरूरत है ना, क्या ये कारोबार, अगर इक्विटी इन्वेस्टर को 15% के आसपास रिटर्न चाहिए तो क्या ये वो रिटर्न देने की अहलियत रखता है ये प्रोजेक्ट? ठीक है, तो हम इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यकीनन यूज करेंगे, बेशक हमारी इन्वेस्टर से रिटर्न की कोई गारंटी है या नहीं। फिजिबिलिटी में वी नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ताकि हम देख सकें प्रोजेक्ट की रिटर्न देने की अहलियत क्या है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर 15% रिटर्न मांगे तो प्रोजेक्ट की अहलियत 15 से ज्यादा रिटर्न देने की है। पॉजिटिव एनपीवी मींस प्रोजेक्ट 15% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल? अच्छा जी, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, हमें इनको भी पढ़ते रहना है। वी विल जनरली नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें कोई एग्जाम में कोई 3 नंबर के इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने को आए, लेकिन एमसीक्यूज आ गए हैं तो एमसीक्यूज के लिहाज से एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। एमसीक्यू तो किसी भी बुक के सेंटेंस पे बन सकता है,
तो काइंडली रीड थ्रू दीज पॉइंट्स, और इनमें से जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता उसके बारे में पूछिए। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे रट्टा लगाना मे नॉट बी नेसेसरी, बल्कि बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब एमसीक्यूज़ जिस अंदाज में दिए जाते हैं, एमसीक्यूज़ में आप स्टेटमेंट इस तरह ट्विस्ट की जाती हैं कि अगर आपको मतलब नहीं पता, अगर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मीनिंग नहीं पता, तो आप उनको पिक नहीं कर पाते। तो रीड थ्रू दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और जिस पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको मार्क कर लीजिए। जब सारे पढ़ लेंगे ये पॉइंट्स को, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन योर क्वेरीज। जी जनाब, कोई विच पॉइंट यू थिंक रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन? बेचारे मैनेजर को क्यों समझ नहीं आती है? क्योंकि सारे मैनेजर ज़रूरी नहीं कि एमएफए पढ़ के मैनेजर लगे हों। एमएफए ज़रूरी नहीं कि एमएफए समझ के मैनेजर लगे हों या पढ़ के मैनेजर लगे हों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर्स ही सारे नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स भी होते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम की टॉप कमेटी बनती है ना, तो उस कमेटी में फाइनेंस का हेड भी होता है, सेल्स का हेड भी होता है, मार्केटिंग का हेड भी होता है, एचआर का हेड भी होता है, प्रोडक्शन का हेड भी होता है। तो हर डिपार्टमेंट का हेड मिला के एक टीम बनाई जाती है जो अदारे के बड़े फैसले करती है। ठीक है, तो जो नॉन फाइनेंशियल पर्सन होते हैं उनको एनपीवी की बातें आसानी से समझ नहीं आती। और बाय द वे अभी आपने भी पूरी तरह समझी नहीं है, पूरी तरह समझोगे आप बीएफडी में जाके। अभी आपको सिर्फ एबीसी बता दी गई है, कभी कैप 6 के लिए जितना चाहिए उतना समझाया गया है। मे भी थोड़ी बहुत और रिफाइन हम इसको कर देंगे, लेकिन फुली एनपीवी का मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग जो कंप्लीट आपकी लर्निंग होगी वो बीएफडी में जाके होगी। ठीक है, जो जिसमें हम कहते हैं इन डेप्थ आप उसकी ईची बीची समझ जाओगे, वो बीएफडी में जाके समझोगे। तो ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरली नॉन फाइनेंशियल मैनेजर के रेफरेंस से, कि नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एनपीवी अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझ लें, क्या मैं नॉन फाइनेंशियल मैनेजर को मैं बता रहा हूँ जी इस प्रोजेक्ट कर लो, एनपीवी 2912 है, कहूँगा एनपीवी क्या है बताओ जरा मुझे, क्या मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्या मेरे पास 2912 बच जाएगा? ऐसा है जी, क्या 2912 कारोबार में बच जाएगा? आंसर इज नो। कहानी क्या है कि हम ये कारोबार इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो के बेसिस पे अगर करें और इन्वेस्टर को 15% देते चलें, तो 3 साल बाद जो अंदाजन हमें पैसा बचेगा ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और ये सारी कहानी अंदाजे पे बेस्ड अफसाना है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना किसी को मुश्किल है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर को प्रेजेंट वैल्यू का क्या पता, वो भी उसको फिर बताना पड़ेगा। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वो तो प्रॉफिट्स की टर्म को समझते हैं, भी कितने पैसे आएंगे मेरे हाथ बताओ, कितने % रिटर्न आएगी वो बताओ। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स। जी और पूछिए जी, और किस पॉइंट पे आपको लगता है एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए आपको?
It is point number 4. It is absolute measure of increase in shareholders wealth. अच्छा, आप जब किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न को देखते हैं तो रिटर्न को मेजर करने के दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टूल्स हैं. एक कहलाता है एब्सोल्यूट मेजर और एक कहलाता है रिलेटिव मेजर. परसेंटेजेस आर रिलेटिव मेजर्स कि जी आप कारोबार में इन्वेस्ट करें 10% मुनाफा आएगा सालाना, कारोबार में इन्वेस्ट करें 15% सालाना मुनाफा आएगा. 15% किसका भाई? तो आपको बताना पड़ेगा भी 15% इन्वेस्टमेंट का. कौन सी इन्वेस्टमेंट का? पहले साल की इन्वेस्टमेंट का या दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट का? अब यहां पे देखिए ना, पहले साल की इन्वेस्टमेंट का 15% कुछ और है, दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट का 15% कुछ और है. सो एब्सोल्यूट जो रिलेटिव वैल्यूज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं बेस वैल्यू के ऊपर. उनका रिस्पांस डिपेंड करता है बेस वैल्यू पे. जनरली समझा जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज टू मेजर रिटर्न आर बेटर मेजर देन द रिलेटिव मेजर. यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हम इसको समझ जाएं, अगर हमें एनपीवी का मतलब पता है तो यहां पे हमें क्या पता लग रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट करने के नतीजे में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में 2,912 रुपए का इजाफा आएगा. अब कितने परसेंट आएगा रिटर्न, कितनी इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह, कोई इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन है. एब्सोल्यूट कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट करोगे तो यू विल बिकम रिचर बाय दिस अमाउंट. अगर इसकी जगह आज 10% रिटर्न आएगी जी, अच्छा 10% किसकी रिटर्न आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी, लंबा चैप्टर खुल जाएगा. कभी पहले साल इतना आएगा, दूसरे साल इतना आएगा, तीसरे साल इतना आएगा, कब आएगा. यहां पे सीधा एक ही बात है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में वेल्थ इतने से बढ़ेगी. एक ही वैल्यू है और एक ही टाइम पे उसकी कैलकुलेशन दे दी गई है, जबकि ये सारी परसेंटेजेस हैं, रिलेटिव हैं और डिफरेंट सालों में हैं. सो एब्सोल्यूट रिटर्न्स को हमेशा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न को हमेशा रिलेटिव मेजर ऑफ रिटर्न से बेहतर टूल समझा जाता है. एनपीवी चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज में मेजर करती है चीजें, इसलिए इट इज डेफिनेटली अ बेटर टूल. जी एनी अदर पॉइंट? जी बेटा. पॉइंट नंबर 2 डिसएडवांटेज कैसे है? अब उतर जाओ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेगा ना, फिर पता लगेगा. रिक्वायर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी नोन. कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते तो एनपीवी भी नहीं कर सकते. एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ इज अ वेरी टफ टॉपिक, नॉट इन कैप 6, बट जब आप इंशाल्लाह बीएफडी में जाओगे यू विल लर्न कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना इटसेल्फ इज अ वेरी टफ कॉम्प्लेक्स टास्क. तो एनपीवी का टूल तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी नहीं आती, जो कि इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. इसलिए हम इसको इसका ड्रॉबैक लिखते हैं कि ये टूल इटसेल्फ रिक्वायर्स सपोर्ट फ्रॉम अनदर एडवांस टूल. उसके बगैर ये टूल अप्लाई नहीं हो सकता. दिस इज अ ड्रॉबैक. बट अदरवाइज इसका एक एडवांटेज जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, एडवांटेज तो नहीं कहूंगा, इसका मैं कहूँ एडजेक्टिव कह लें कि दिस इज द बेस्ट टूल. हम जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल एक पढ़ चुके हैं और आगे भी कितने ही पढ़ेंगे, मे बी आप फाइनल में भी जाके पढ़ोगे, बट दिस विल स्टे द बेस्ट टूल. एनपीवी विल स्टे द बेस्ट टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए बेस्ट टूल रहेगा ये. जी एनी अदर पॉइंट जो आपको लगता है एक्सप्लेनेशन चाहिए? पॉइंट 2 बेस्ड ऑन कैश फ्लो रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट. अच्छा, ये जिससे मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव का फर्क बताया ना, कि रिलेटिव की निस्बत एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ रिटर्न बेहतर हैं. इसी तरह हमने कल बात की थी कि किसी बिजनेस से रिटर्न को मेजर करने के दो तरीके हैं, कि कैश फ्लो में मेजर कर लो, एक प्रॉफिट्स में मेजर कर लो. प्रॉफिट्स 10,000 सालाना, कैश फ्लो 9,000 सालाना, दोनों मेजर्स करने के तरीके हैं. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो को जब हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड बेटर मेजर ऑफ रिटर्न. वजह क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन. एज एन अकाउंटेंट, अभी आपको बड़े को बाबे अकाउंटेंट नहीं बने, बट आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पॉलिसी बदलने से हिल जाता है. जैसे आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी बदल दो, FIFO से आपको पे चले जाओ, आपको से FIFO पे चले जाओ, प्रॉफिट बदल गया. डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बदल दो, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाओ, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे जाओ, बदल गया. अभी आगे चल के इंशाअल्लाह आपने बड़े स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं,
डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए लो तो प्रॉफिट कुछ और, बी लो तो प्रॉफिट कुछ और। अब जहां पे हम जब कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूं, मैंने अपने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ने जिम्मेदारी दी कि भाई ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाओ। मैंने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाई और मैंने लेट्स अज्यूम ये अकाउंटिंग प्रॉफिट मेजर किए में है कि भाई अगर 1 लाख आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो पहले साल का प्रॉफिट 20,000 है, दूसरे साल का 40,000, तीसरे साल का 84,000 आएगा। लेट्स अज्यूम मैंने अगर ये प्रॉफिट में मेजर किए होते, मैंने प्रॉफिट्स मेजर किए, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को दिखाया, वो बड़ा खुश हुआ, भाई 1 लाख में बड़े ज्यादा मुनाफे आ रहे हैं, अगले फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दो। अब जब इन्वेस्ट हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट पहले साल में आ गया 15,000। अब लग गई मेरी नौकरी दाव पे, क्योंकि मेरी तो लग जानी क्लास में, तुमने कहा था 20,000 मुनाफा आएगा इस प्रोजेक्ट से, तो 15,000 आया, तो मैं फिर अकाउंटेंट किस काम का अगर 15,000 उस तक पहुंचे। प्रॉफिट है ना, पॉलिसी इधर की उधर घुमाऊंगा, उधर की इधर घुमाऊंगा, प्रॉफिट को 20,000 बना दूंगा। 25 भी बनाया जा सकता है, अगले साल 20 कमा लिया, 20 का 50 भी बनाया जा सकता है पॉलिसी बदल के, ठीक है। लेकिन अगर ये मैंने कैश फ्लोज में मेजर करके उसको दिया हुआ है कि भाई कारोबार करो, साल बाद 20,000 कैश आएगा, तो बैंक में अगर 15,000 पड़ा है तो 5,000 में पल्ले से नहीं डाल सकता। इसलिए कहा जाता है कि जो कैश फ्लो बेस्ड मेजर्स हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि सारे फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। प्रॉफिट्स जो हैं हम आज अंदाजा कुछ और लगाएं, एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ और आ जाएं तो मैनिपुलेट करके उनको बदला जा सकता है। कैश फ्लोज को नहीं बदला जा सकता। जो कैश फ्लो होंगे वो आपके बैंक में पड़े नजर आएंगे, पड़े हुए हैं तो नजर आएंगे, नहीं है तो नहीं नजर आएंगे, उनको नहीं दिखाया जा सकता। प्रॉफिट को दिखाया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स की निस्बत कैश फ्लो बेस्ड टूल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के टूल्स होते हैं। आल्दो जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे स्कोप में कैप 6 में सारे टूल्स कैश फ्लो बेस्ड हैं। एक इन्वेस्टर अप्रेजल का टूल हम पढ़ते हैं प्रॉफिट बेस्ड, वो भी हम CFAP 4 में इंशाअल्लाह देखेंगे। यहां पे कोई प्रॉफिट बेस्ड टूल हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, बट देयर इज अ प्रॉफिट बेस्ड टूल, देयर मे बी सम अदर प्रॉफिट बेस्ड टूल, लेकिन वो क्वालिटी वाइज इंफीरियर टूल समझे जाते हैं। ये भी इसका एक प्लस है, प्रॉफिट बेस्ड होना, कैश फ्लो बेस्ड होना एक प्लस है NPV का। जी कोई और सवाल? जी जी आपके साथी का कहना है कि अगर बिजनेस कंपनी एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो फंड्स के कुछ इंटरनली फंड्स अवेलेबल है और कुछ बाहर से लेना चाह रही है, तो वैसे तो इसका जवाब यही है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहीं बात की थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें सारी ये एड्रेस होने वाली हैं। लेकिन यस यू आर राइट कि कुछ पैसे अपने बिजनेस के पास जो पड़े, तो बिजनेस के पास अपने पैसे अपने नहीं होते, वो बेसिकली शेयर होल्डर के होते हैं शायद, तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। वो इक्विटी कंपनी के पास पड़ी हुई है, कुछ शेयर होल्डर का पैसा ऑलरेडी हमारे पास है, वो इक्विटी है, और कुछ पैसा हम मे बी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं। तो दो इन्वेस्टर हो गए, एक इक्विटी इन्वेस्टर हो गया, एक डेट इन्वेस्टर हो गया। दोनों का आर फर्क हो सकता है, लेकिन उस केस में हम फिर इसको एवरेज कर लेते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे कि जब दो क्या 4 सोर्सेज भी हो सकते हैं, हो सकता है हमें पैसे ज्यादा चाहिए तो बैंक ए हो, बैंक बी हो, ठीक है, और इसी तरह 2-3 सोर्सेज और भी हो सकते हैं। इस पर इंशाअल्लाह नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का हमारा चैप्टर, उस पर बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर, उस पर कैलकुलेशन की बात करेंगे। सोर्सेज फंड्स के प्रोजेक्ट के लिए एक से ज्यादा हो सकते हैं, उस केस में फिर हम डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट को एवरेज कर लेते हैं और एक सिंगल आर डिटरमिन करके प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एक सिंगल आर, सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस करते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा, ये एक समरी अगर हम देखें कि हमने किसी प्रोजेक्ट की अप्रेजल करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के तहत, तो हम स्टेप नंबर 1 प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एस्टीमेट करेंगे जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स आते हैं। स्टेप नंबर 2 इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करते हैं। हम इन्वेस्टर से पूछते हैं या खुद कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3 तमाम कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके
हम प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट यहाँ पे आपको मार्क करवा दूँ कि तमाम कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया जाता है। ये मैं आपको हाईलाइट इसलिए करा रहा हूँ कि आगे हमने IRR का टूल डिस्कस कर रहे हैं। IRR में कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट नहीं करते। NPV अगर हमें अप्लाई करने को कहा जाए तो हम कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। PVs आ गई तमाम कैश फ्लोज की, उसके बाद PV ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस PV ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NPV आ गई, एंड देन वी टेक द डिसीजन, कंपैरिजन का डिसीजन लेने हैं या फिजिबिलिटी का डिसीजन लेना है। रूल हमें पता है, पॉजिटिव NPV एक्सेप्ट, नेगेटिव NPV रिजेक्ट, और दो प्रोजेक्ट में हायर पॉजिटिव NPV इज बेटर। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, रमज़ान का महीना चल रहा है, उसका रेफरेंस है। 2 मिनट एक नसीहत के आपसे लूँगा। क्लास में हमारे रहते हैं 5-7 मिनट में, 2-3 मिनट आपसे लेके फिर आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे। कल इंशाअल्लाह आगे चलेंगे अपनी डिस्कशन को लेके। रमज़ान के महीने के रेफरेंस एक छोटी सी हदीस, कल परसों में कहीं बैठा हुआ था किसी महफिल में, वहाँ पे जिक्र हुआ था। अक्सर बच्चों ने ये हदीस सुनी होती है, लेकिन याद दहानी के लिए हम जिक्र करते हैं कि अगर जहन से निकल जाए, रमज़ान के महीने की अहमियत में हमारे जहन में कुछ दुनियावी मामलात में डल के कुछ कमी आ जाए तो उसकी याद दहानी हो जाए, तवज्जो हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबवी में मिंबर पे चढ़ रहे थे खुतबा देने के लिए। हर कदम पे बल्कि 3 कदम उठाए उन्होंने, 3 कदम पे आमीन कहा। ये सहाबा के लिए बड़ी एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने ये 3 दफ़ा आमीन क्यों कहा? तो नबी करीम ने बताया कि मैं एक कदम उठाता था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं, वो एक दुआ करते थे, मैं उस पर आमीन कहता था। दूसरे कदम पे फिर एक दुआ होती थी, फिर आमीन मैं कहता था। तीसरे कदम पे फिर एक दुआ थी और मैं उस पर आमीन कहता था। ये तीनों दुआएं जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो दुआएं हैं जो फ़रिश्तों के सरदार ने की हैं और नबियों के सरदार ने इस पर आमीन कहा है। तो आप इससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं बीइंग मुस्लिम, कि इनकी कबूलियत का दर्जा क्या है। तो यकीनन ये कबूल हो चुकी हुई हैं दुआएं। अब उन तीनों का सीक्वेंस सवालों का क्या था, मैं 1 बाय 1 आपसे जिक्र कर लेता हूँ। जो भी सीक्वेंस था, तीनों सवाल आपके सामने आए। पहली दुआ थी कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वह आप पे दरूद ना भेजे। खाक आलूद या गर्द आलूद नाक होने से मुराद अरबी में, अगर हम इसको एक तो लिटरल मीनिंग है ना कि खाक आलूद होना, लेकिन अगर हम इसका मीनिंग इन डेप्थ समझना चाहें, असल मीनिंग देखना चाहें, तो वो ज़लीलो ख्वार होना है। किसी का नाक खाक आलूद होने से मुराद है ज़लीलो ख्वार होना। तो वो शख्स ज़लीलो ख्वार हो जाए जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पड़े आप पे। और हमें मोहतात रहना है कि हम ज़िंदगी में चलते फिरते कितनी दफ़ा अज़ानें सुनते हैं, गुफ्तगू में नाम आता है, तो हमें ज़रा मोहतात रहना चाहिए कि हम जब भी अज़ान हो रही हो, अज़ान का जवाब तो वैसे ही अज़ान को साथ साथ पढ़ना होता है सवाए का चेंज के, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, कलमात आएँ, तो वहाँ पे हमें ज़रूर दुरूद पढ़ना है। दूसरी दुआ थी वो शख्स, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसको उसके वालिदैन में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे में मिले और उसने उनकी फर्माबरदारी और ख़िदमत से जन्नत ना कमाई। अब बुढ़ापे का मतलब ये आपको जहन में रखना है, मतलब ये ना समझिए ज़रूरी कि खुदा न खास्ता उनकी कमर टेढ़ी हो जाए, चलने फिरने से रह जाए, उसी को बुढ़ापा कहा जाएगा। मुझे लगता है कि फर्माबरदारी की हद तक तो बात वहीं से शुरू हो जाती है, जब से आप लोग समझदार होगी, आपको मतलब समझ आ गया फर्माबरदारी का। और जन्नत कमाने के लिए खिदमत का काम तभी से शुरू हो गया जब आप इस काबिल हो गए कि आप उनको किसी न किसी मामले में हेल्प कर सको। तो बुढ़ापे का मतलब ज़रूरी नहीं कि लिटरली बुढ़ापा ही हो। यहाँ पे माँ बाप जिस भी होश में आपको, जिस भी एज में आपको मिल गए, आप जिस एज में हो, वो जिस एज में है, आपके लिए काम शुरू है कि अगर आपने उनकी खिदमत और फर्माबरदारी से जन्नत नहीं कमाई, ये जहन में नज़रिया नहीं है कि मैंने इनकी फर्माबरदारी से, इनकी खिदमत से जन्नत कमानी है, अगर ये दिमाग में नज़रिया नहीं है, तो दुआ और आमीन आपने सुन ली। और तीसरी दुआ, जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आया और उस शख्स ने इस महीने में इस्तग़फ़ार और इबादात के थ्रू
अपनी गर्दन को जहन्नुम की आग से आज़ाद नहीं कराया, उसकी नाक खाक आलूद हो। तो ये रमज़ान का महीना, इट्स नॉट जस्ट अ रूटीन, इट्स नॉट जस्ट अ रिचुअल फॉर अ मुस्लिम कि आपने सुबह सहरी खा ली, सारा दिन को भूखे रह गए, शाम को इफ्तारी कर ली, नमाज पढ़ी ना पढ़ी, तरावी इबादत रात को की ना की। इट्स नॉट दैट। मतलब फ़राइज़ के अलावा, रोज़ों के अलावा, नमाज के अलावा बाकी चीज़ फ़राइज़ नहीं है। तरावी को फ़र्ज़ नहीं है, वो सुन्नतें हैं, वाजिब जिनको हम कहते हैं, पढ़ लिया ना पढ़ा ना पढ़ा। लेकिन असल चीज़ है इंटेंट, कि क्या आप में ये, आपके अमाल में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप इस महीने में अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश क्या है कि अपने आप को गुनाहों से बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल किए जाएं, 70 गुना 700 गुना जिसका सवाब मिलता है एक अमल का। क्या हम उस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठे कर लें, इतना सवाब इकट्ठा कर लें कि आखिर में हमारा पलड़ा इतना ज़्यादा भारी हो, हमें लैलतुल कदर आनी है? क्या हमारे जहन में ये टारगेट है कि हम उसको ढूंढेंगे, इतना सवाब कमाना चाहेंगे? तो ये 3 दुआएं हैं और ये तीनों हमारी डेली रूटीन में, एक तो सालाना मौका आता है रमज़ान का, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो तो रोज़ की रोज़ बातें हैं। कितनी दफ़ा माँ बाप से भी मिलते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनसे डील भी करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी हमारे सामने कई दफ़ा आता है, दस्तियों दफ़ा आता है। तो ख्याल कीजिएगा। छोटी सी नसीहत के साथ आज का लेक्चर ख़त्म। बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे इसी चैप्टर की। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।